हेलो साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस पोएम ऑफ फोटोग्राफ। हम पोएम ऑफ फोटोग्राफ के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे साथियों। और यह कंपोज बाई एनी शर्ली टॉल्सन के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। हम एनी शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई यानी कंपोज की गई इस पोएम को डिटेल में समझेंगे और शर्ली टॉल्सन के बारे में शॉर्ट में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। और पोएम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको हम एक बिल्कुल अच्छे से उनको समझने की कोशिश करेंगे। और आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हम इसमें बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे यानी पोइट की जो पोएम की थीम क्या है, समरी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसका राइमिंग स्कीम क्या है, पोएटिक डिवाइस क्या है। हर एक लाइन में मैंने वर्ड या फ्रेज में जो भी पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी टर्म का यूज किया गया है फ्रेंड्स, उनको आपको इस क्लास के कंटेंट में समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, हम सबसे पहले इस पोएम की राइमिंग स्कीम को जानेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि पोएम में कितनी लाइन्स हैं और उन लाइनों में क्या राइमिंग स्कीम है, जिससे आपके माइंड में कुछ इमेजेस क्रिएट होंगी इस पोएम को लेके। समझिएगा, कहें द राइमिंग स्कीम यानी जो तुकबंदी जो योजना है, क्या है, आ फोटोग्राफ इज आ 19 लाइन पोएम। आ फोटोग्राफ जो है 19 लाइन पोएम एंड इज रिटन इन फ्री वर्स विच मीन्स दैट देयर इज नो राइमिंग स्कीम। यानी एक फोटोग्राफ 19 पंक्तियों की कविता है और मुक्त छंद में लिखी गई है, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई तुकबंदी योजना नहीं है। बट यहाँ पर जो यानी मैं एज आ इंटरप्रिटेटर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हर एक पॉइंट को और मेरी स्पीच को अच्छे से सुनिएगा। कहें बट इट डज नॉट मीन दैट द पोएम इज एंटरली विदाउट राइम। यानी बट यहाँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कविता पूरी तरह से तुकबंदी रहित है। There are several examples of half rhyme scattered throughout the poem for। यानी यहाँ पूरी कविता में अर्थ तुक की कई उदाहरण बिखरे हुए हैं। उदाहरण के लिए यानी सी एंड फीट इन 8th and 9th लाइन, यानी 8वीं और 9वीं पंक्ति में समुद्र और पैर इसके एग्जाम्पल हैं। यानी ऐसा नहीं है यह क्या राइम स्कीम नहीं है, इसमें हाफ राइम स्कीम है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल सी और फीट हमें देखने को मिल रहा है यानी टेक्स्ट की लाइनों में। तो फ्रेंड्स, हम इसको ऐसा भी नहीं कर सकते जो 19 लाइन की पोएम है, इसमें हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, इसमें हाफ राइमिंग स्कीम है, क्योंकि यहाँ हमें वर्ड सी और फिट देखने को मिल रहा है, जिससे क्या है हमें हाफ राइमिंग स्कीम का पता लग रहा है। नेक्स्ट हम साथियों अब हम जानेंगे टेक्स्ट की हर एक लाइन का कि हिंदी में हम आपको इंटरप्रिटेट करेंगे और आप अच्छे से हमारी बात को समझिएगा। और हमने जो स्क्रीन पे आपको कंटेंट दिया है उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, जैसे आप आने वाले अपने एग्जाम में इस पोएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। और हमने आपको साथ ही साथ यानी हर एक पोएटिक डिवाइस का यानी उसी लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस कौन सा फ्रेज का यूज हुआ है वो ही बताने की कोशिश की है। लेट्स सी साथियों, जो 9 लाइन का एक पारा है इसको या स्टेंजा है, इसमें जो यानी जो पोएटिस हैं वो हमें बताना चाह रही हैं। मैं आपको नॉलेज के प्रीवियस नॉलेज के लिए थोड़ा बता दूं, आप सुनिएगा। कहने कवि ने कविता में जीवन के जिन चरणों की चर्चा की है वो फर्स्ट जो स्टेंजा में है, माँ का बचपन जब वह 12 वर्ष की थी। यानी पहले छंद में जो पहले छंद या जो स्टेंजा है उसमें उनकी माँ की एक तस्वीर है जब वह अपनी चचेरी बहनों और चाचा के साथ समुद्री अवकाश पर गई थी और चाचा ने उनकी तस्वीर यानी खींच ली थी जब वे अपने बालों के बीच में से मुस्कुरा रही थी। ये पूरे यानी जो लाइन यानी जो स्टेंजा की 6 लाइन है उनका ओवरऑल जो मतलब है या कंक्लूजन है वो यही है। अब हम लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट हर एक लाइन को हिंदी में समझते चलेंगे। आप केयरफुली तरीके से हमारी स्पीच को सुनिएगा। साथियों, यहाँ जो फर्स्ट लाइन है क्या है वैन यानी जो यहाँ फर्स्ट लाइन साथियों है क्या है द कार्डबोर्ड यानी जो कार्डबोर्ड है क्या है द कार्डबोर्ड शोस मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड जो मुझे दिखाता है कि जब
व्हेन व्हेन यानी व्हेन का मतलब जब, टू यानी द टू गर्ल कजिन्स व्हेन पेडलिंग, यानी कि जो दो चचेरे बहनें नाव चलाने गई थीं, कहना ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, हर एक ने मेरी माँ का एक हाथ पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल सम, फोर्थ लाइन है फ्रेंड्स, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years ऑफ सो, कह रहे हैं यहाँ जो कह रहे हैं, और वह बड़ी लड़की थी जो लगभग 12 साल की थी। नेक्स्ट लाइनों में फ्रेंड्स समझने से पहले हम यहाँ समझेंगे यहीं जो द कारबोर्ड में जो है यहाँ पे क्या है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी टर्म्स है, इस पूरी लाइन में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझिए। साथियों यहाँ जो यानी जो वर्ड दिया गया है दो, द कारबोर्ड में इल्यूजन अपना क्या है, तो पोएटिक डिवाइस है। इल्यूजन क्या होता है, लिसन मी, कह रहे हैं इट इज अ लिटरेरी डिवाइस विच यानी ब्रीफली एंड यानी इनडायरेक्टली रेफर टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, यानी आप क्या समझे साथियों, या द कारबोर्ड क्या है, एक्चुअली क्या है, रेफर टू द फोटोग्राफ को रेफर कर रहा है। और यहाँ साथियों जो दिया गया है द कारबोर्ड क्या है, ये यहाँ एक इल्यूजन यानी एल्यूजन पोएटिक डिवाइस की तरह यूज हुआ है, जो कि यानी क्या ब्रीफली या डायरेक्टली तरीके से किसी पर्सन या प्लेस या थिंग या आइडियाज को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेंशन कर रहा है फोटो की तरफ, यानी फोटो की तरफ क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से रेफर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ एल्यूजन क्या हो जाएगा, पोएटिक डिवाइस हो जाएगा। क्या सोस मी हाउ इट वाज, यहाँ साथियों जो है पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, लिसन मी, क्या इट इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स और इवन यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। जो क्या दिखाता है, यानी यह एक पोएटिक डिवाइस है जो क्या दिखाता है, एनिमल्स, प्लांट्स और इवन, ठीक है, क्या इनएनिमेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है। और जब क्या दिखाता है, एज अ ह्यूमन की तरह, यानी उसकी ह्यूमन की जैसी क्वालिटीज को शो करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ इन लाइनों में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इतनी जो लाइन्स हैं फ्रेंड्स, इनमें क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन अपना पोएटिक डिवाइस हो जाएगा साथियों। तो आप यहाँ से पोएटिक डिवाइस को समझे साथियों। अगले देखते हैं साथियों। अब हम फिफ्थ लाइन का मतलब समझेंगे, क्या कहना चाह रही है पोएटिस। कह रहे हैं ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। यानी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो लाइनें का मतलब फ्रेंड्स क्या है, इनको आप समझिएगा। यानी जो पोएटिस हैं वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या तीनों अपने बालों के बीच से कैमरा वाले चाचा को देखकर मुस्कुराने के लिए स्थिर खड़ी थी। अब यहाँ से कह रहे हैं आर स्वीट फेस, यानी उसका मुस्कुराए हुए चेहरे की बात करी गई है। कह रहे हैं माई मदर्स डैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरी माँ की एक प्यारी सी तस्वीर जो मेरे जन्म से पहले की है। ये लाइनों का मतलब हो जाएगा साथियों। अब साथियों जो हम समझेंगे साथियों, इन दोनों लाइनों का मतलब आप एक साथ समझिएगा, यानी पोएटिस क्या कहना चाहिए आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये 2 लाइन्स हैं साथियों। यानी कह रहे हैं एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस वास्ड देयर टेरिबली क्या ट्रांजिएंट फीट। कह रहे हैं यहाँ जो कहना चाह रही है पोएटिस, और समुद्र जो कम बदला हुआ लगता है ने उनके भयानक यानी क्षण भंगुर पैरों को धोया। ये साथियों दोनों लाइनों का मतलब था। अब आगे हम साथियों समझेंगे। साथियों जो 5th लाइन में यानी कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है आप समझिएगा। क्या है, स्टूड स्टूड और स्टिल में साथियों जो यूज किया गया है इलिट्रेशन है, और आई थ्रो देयर यहाँ पर भी क्या है अपना इलिट्रेशन का यूज किया गया है साथियों। समझिए इलिट्रेशन क्या होता है। क्या देयर यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट अ बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, यानी उसे कहते हैं यानी इलिट्रेशन जिसमें सिमिलर साउंड का या सिमिलर लेटर का, ठीक है, बिगिनिंग में क्या होता है, शुरू में, यानी क्या होता है
यानी क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के जो यानी कतई बिल्कुल सटीक यानी नज़दीक में होते हैं, उन वर्डों का रिपीटेशन हो, साउंड का रिपीटेशन हो, ऐसे ठीक है वर्डों को हम इलिटेशन यानी पूरे डिवाइस में काउंट करते हैं, उनमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यानी साथियों क्या हो जाएगा, इलिटेशन हो जाएगा दोनों में, क्योंकि देखो फर्स्ट यानी इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, यहाँ टी था, इसमें भी टी था, तो क्या सिमिलर है और साउंड है और क्या रिपीट हो रहे हैं वर्ड, यानी कितने कौन से नज़दीक वाले वर्ड हो गए, तो इनमें यहाँ अपना इलिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइनों में हम समझेंगे साथियों अब पोएम का यानी सेकंड जो स्टेंजा है वो स्टार्ट होता है। ये स्टेंजा सेकंड जो स्टेंजा है वो 6 लाइन का, और जो फर्स्ट स्टेंजा था वो कितनी लाइन का था फ्रेंड्स, वहाँ पर अपना यानी 9 लाइन का था। वैसे सेकंड स्टेंजा में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं इन लाइनों में पोएट्स क्या कहना चाह रही हैं। कह रहे हैं कवि के बचपन के, जो कवि का जो बचपन है उसके बारे में बात की गई है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में सुनिएगा फिर मैं आपको हिंदी में रिपीट कर दूंगा। कह रहे हैं द पोएटेस चाइल्डहुड डेज व्हेन हर मदर बिकम एन एडल्ट। इस टॉपिक को लेके, इस टाइटल को लेके यानी सेकंड स्टेंजा में पोएट्स ने बात की है। कह रहे हैं द सेकंड स्टेंजा डिपिक्ट्स द मदर रिकॉलिंग हर चाइल्डहुड मेमोरीज एंड laughing on their dressing sense while looking at the old photograph। साथियों आप हिंदी में समझिएगा इन लाइनों में यानी सेकंड स्टेंजा में पोएट्स क्या कहना चाह रही हैं। साथियों पोएट्स कहना चाह रही हैं कवि के बचपन के दिन जब उनकी माँ वयस्क हो गई। दूसरे छंद यानी दूसरे स्टेंजा में माँ को अपने बचपन की यादों को याद करते हुए तथा पुरानी तस्वीर को देखते हुए अपने पहनावे पर हंसते हुए दिखाया गया है। तो इन लाइनों का अब हिंदी में हम मतलब समझेंगे साथियों। सेकंड स्टेंजा की हिंदी समझने से पहले हम 9 लाइन की जो यहाँ पे पोएट्री डिवाइस का यूज किया गया है उसको हम समझते हैं। कह रहे हैं टेरिवली और क्या है ट्रांजिएंट फीट। आई जो यहाँ पर जो वर्ड्स यूज किया गया है ट्रांसफर एंड ट्रांसफर इपिटेट एंड ट्रांसफर एपिटेट का यहाँ यूज किया गया है साथियों। जो यहाँ पर जो दिया गया है जो वर्ड्स कुछ हैं क्या इसमें ये यानी जो वर्ड्स हैं साथियों है ट्रांजिएंट और फीट। ट्रांजिएंट और फीट में ट्रांसफर्ड एपिटेट का यूज किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिटेट क्या होता है साथियों समझिएगा लिसनिंग में। व्हेन एन एडजेक्टिव ठीक है यूजुअली यूज टू यानी यूज टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। यानी ये क्या करता है व्हेन जब यानी एक एडजेक्टिव का जब यूजुअली यानी यो उपयोग किया जाता है यानी क्या डिस्क्राइब करने के लिए यानी एक थिंग को दूसरी थिंग को ट्रांसफर करने के लिए यानी जब किसी वर्डों का यूज किया जाता है तो वहां पर एपिटेट होता है। तो साथियों यहाँ पर करें द फ्रेज एक फ्रेज है 2 वर्ड्सों से मिला जो 2 वर्ड्स यहाँ पे आए हैं साथियों तो इसे हम फ्रेज बोलेंगे। इनका कोई फुल मीनिंग नहीं है कोई फुल सेंस नहीं है तो इसे हम फ्रेज कहेंगे। कह रहे द फ्रेज क्या ट्रांजिएंट फीट इज यूज टू ठीक है डिस्क्राइब ह्यूमन फीट बट आल्सो सिग्निफाइज द लैक ऑफ ठीक है यानी क्या है परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ को यानी इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है साथियों। आप इसको समझ लीजिएगा साथियों। अब हम लाइन 10 और स्टेंजा सेकंड की को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ साथियों बताया गया कि सम 20 ठीक है 30 years later she did laugh at the snapshot। इन लाइनों में कभी कहना चाह रही हैं कि कोई 20-30 साल बाद वह उस तस्वीर को देखकर हंसती थी यानी हंसी थी। सी यानी क्या सी ठीक है बेटी यानी सी बेटी यानी सी देखो बेटी। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रही है तो समझिएगा कि ऑक्सीमोरल किसे कहते हैं। कह रहे हैं आ फ्रेज दैट कंबाइंस 2 वर्ड्स दैट सी टू बी टू अपोजिट ऑफ ईच अदर। यानी एक जो दो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं आपस में यानी दिखाने की कोशिश करते हैं अपोजिट यानी ईच अदर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ लेवर्ड और ईच एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं इसलिए इसे हम यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है क्या ऑक्सीमोरल है। साथियों जो अगली लाइन है यानी थर्ड स्टेंजा की तो उसको आप समझिएगा यानी जो 15 लाइन है तो इसको आप अच्छे से समझिए। कहें नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कहें अब वह
नहीं कह रहे हैं अब वह लड़की जितने साल जी चुकी है उतने ही साल उसे मरे हुए हो चुके हैं। कह रहे हैं एंड और दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। कह रहे हैं और इस परिस्थिति के बारे में कहने को कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं इट इज साइलेंसेस, ठीक है। कह रहे हैं इसकी खामोशी खामोश कर देती है। यहाँ फ्रेंड्स साथियों जो इन लाइनों में जो यूज किया गया है, यहाँ यानी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है और रिपीटेशन का यूज किया है। मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन बताया क्या होता है साथियों, और आपको यानी रिपीटेशन को भी मैंने बताया। दोबारा बता देता हूँ साथियों रिपीटेशन क्या होता है। साथियों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी जो फ्रेज है, यहाँ पर साथियों इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, एज अ मानव मान लिया गया है, यानी मानव के लिए डिनोट किया गया है। मानव की क्वालिटीज़ को यहाँ दिखाया गया है। ये आपको मैंने डेफिनेशन इसकी पहले ही बता चुका हूँ साथियों। अब साथियों हम समझेंगे कि इन जो यानी रिपीटेशन क्या है। यहाँ साइलेंस और साइलेंस वर्ड्स का यूज किया है जो रिपीटेशन को दिखा रहा है। रिपीटेशन किसे कहते हैं? कहना इट इज व्हेन अ सर्टेन ठीक है वर्ड सेंटेंस और फ्रेज इज रिटन मोर देन ठीक है वंस इन अ पोएम, यानी पोएम में यानी कोई सेंटेंस या फ्रेज या वर्ड्स निश्चित तरीके से कई बार लिखा गया हो या उसे रिपीट करा गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिपीटेशन कहते हैं। तो साथियों यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो साइलेंस और साइलेंस दोनों वर्ड्स क्या हो जाएंगे? रिपीटेशन हो जाएंगे। अब साथियों हमने अभी टेक्स्ट की थी हिंदी को समझा, राइमिंग स्कीम को समझा, पोएटिक डिवाइस को समझा, और हमने प्रत्येक पारा में समझा क्या संकेत देना चाह रहे हैं। थर्ड पारा में भी हम समझ ले रहे हैं यानी पोएटिक जो हैं क्या बताना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है, समझिएगा साथियों इन लाइनों में पोएट्री जो कहना चाह रही है माँ की मृत्यु के बाद, यानी माँ के मृत्यु के बाद जो भी यानी हुआ है उसको थर्ड स्टैंजा में यानी पोएट्री जो कहना चाह रही है कहें आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर, यानी माँ की मृत्यु के बाद। एंड द थर्ड स्टैंजा डिपिक्ट्स दैट द मदर इज डेड नाउ फॉर 12 ईयर्स। कहना तीसरे छंद या स्टैंजा में दर्शाया गया है कि माँ को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं। अगले यहाँ बताना चाह रही है कहें द पोएट्स लुकिंग एट द सेम ठीक है फोटोग्राफ एंड गोट ठीक है नॉस्टैल्जिया ऑफ हर ठीक है मदर्स लॉफ्टर। कहना कभी उस तस्वीर को देख रहा है और उसे अपनी माँ की हंसी की याद आ रही है। द लॉस ऑफ हर मदर पुट्स हर इन एक्सट्रीम ग्रीफ। माँ के चले जाने से वह बहुत दुखी है। शी हैज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द ट्रिवल पेन ऑफ हर मदर्स डेथ, यानी माँ की मौत के भयानक दर्द को बयां करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। इन लाइनों में फ्रेंड्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको यानी हिंदी में भी, और आपको बताया कि ओवरऑल यहाँ से कंक्लूजन या एक्सप्लेनेशन क्या था, यानी वो माँ की मृत्यु के बाद पूरी चर्चा को यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। और हमने सेकंड को भी इसी तरीके बताया स्टैंजा में क्या बताया गया था, ऐसे ही हमने आपको फर्स्ट में बताया। अब साथियों हम इसकी समरी क्या है पोएट्स के बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, और हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे साथियों, और यानी स्टोरी के बारे में थोड़ा समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी अबाउट द अथर, यानी अथर के बारे में साथियों आप समझिएगा। कह रहे हैं जो शर्ली टाल्सन है कह रहे हैं वाज आका रिनोड एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अथर हैं फॉर हर रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव राइटिंग एंड चिंतनशील राइटिंग और अपनी रिफ्लेक्टिव के लिए मतलब क्या करती हैं यानी प्रसिद्ध हैं, ब्रिटिश अथर की तरह प्रसिद्ध हैं। कह हर वर्क से ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ मेमोरी, यानी उनके जो वर्क हैं रचनाएं हैं ऑफन अक्सर एक्सप्लोर करती हैं थीम्स को ऑफ मेमोरी की स्मृति की थीम को क्या एक्सप्लोर करती हैं, यानी लॉस को यानी जो खोया है उसके लिए एंड द पास ऑफ टाइम आज जो टाइम गुजर गया है उसके लिए, और कैप्चर करती हैं यानी उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, उसको बस में करने की कोशिश करती हैं यानी एसेंस यानी जो संदर्भित है या सारांश है उसको उसको बस में करने की कोशिश करती हैं, बस में लेना चाहती हैं। आप ह्यूमन एक्सपीरियंस को मानवीय जो अनुभव है उसको थ्रू माध्यम से यानी विविध का मतलब विभिन्न टीका इमेजनरी यानी काल्पनिक यानी पोइग्नेंट पोइग्नेंट रिफ्लेक्शन की तरह यानी विचारशील यानी रिफ्लेक्शन की तरह और ये विविध इमेजनरी की तरह उससे यानी
माध्यम से यानी ह्यूमन जो अनुभव है उसको यानी कैप्चरिंग करना चाहती हैं उसके सारांश को। साथियों अब हम समझेंगे अबाउट द स्टोरी, यानी स्टोरी के बारे में। करें आप फोटोग्राफ बाई शर्ली टिगरटॉल्सन, यानी आप फोटोग्राफ बाई द्वारा है, किसके द्वारा है, शर्ली टॉल्सन, शर्ली टॉल्सन के द्वारा इसको ठीक है कंपोज किया गया है। साथियों कहें इज आ टचिंग पोएम, एक टचिंग पोएम है, स्पर्श कर देने, टच को स्पर्श कर देने वाली पोएम है। इज है आ क्या टचिंग पोएम है, एक हार्ट को टच कर देने वाली पोएम है। दैट डिग, यानी डिग्स क्या होता है, निवास स्थान, ठीक है, निवास स्थान डिग्स का है मतलब निवास स्थान। कह रहे हैं इनटू द क्या है, इमोशंस, यानी इमोशंस जो हैं उसके जो भावनाएं, इमोशंस भावनाएं हैं वो क्या जगाती हैं बाई द्वारा एक ओल्ड फोटोग्राफ के द्वारा, एक ओल्ड फोटोग्राफ के द्वारा उसकी जो भावनाएं हैं उसको क्या जगाया, एक फोटोग्राफ ने उसकी भावना को जगाया इनटू द डिग्स, यानी एक निवास स्थान पर जहाँ पर वो घूमने यानी बीच पर गई थी वहाँ। कहा द पोएम यानी क्या करती है, कैप्चर करती है, यानी कैप्चर का मतलब साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ यानी बस में कर लेना, कैप्चर का मतलब बस में कर लेना। द फील यानी क्या, फ्लैटिंग का यानी अस्थाई जो है, यानी अस्थाई यानी नेचर जो है, यानी क्षणभंगुर या अस्थाई जो नेचर है उसको ऑफ लाइफ जीवन का जो क्षणभंगुर या अस्थाई जो नेचर है उसको क्या बस में कर लेना। द पोएम दिखाती है, पोएम में क्या है बस में कर लेना, इस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या है लास्टिंग यानी अंत रहा, ठीक है, द इम्पैक्ट यानी प्रभाव का, ऑफ यानी कमी का, प्रभाव का, ऑफ द मेमोरीज यानी किसका, स्मृति के प्रभाव का क्या इम्पैक्ट रहा। क्या थ्रू माध्यम से द लेंस क्या होता है, रोशनी को केंद्रित कर देने वाला पारदर्शी जो शीशा होता है उसे लेंस कहते हैं। कह रहे हैं ऑफ आप यानी फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ का यानी लेंस के माध्यम से। अगले लाइनों में साथियों यानी पोर्ट्रेट से कहना चाह रही हैं कि पोर्ट्रेट जो चित्रण है क्या नोस्टाल्जिया का मतलब उदासी होता है साथियों, यानी उदासी भरा जो चित्रण था ऑन द यानी लॉस थी यानी कमी थी ऑफ हर द मदर्स, यानी उसकी जो माता की लॉस यानी जो कमी थी या जो मासूमियत थी या जो उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी उदासी को दिखाने की कोशिश कर रहा है उस चित्रण में। क्या एंड द पासेज ऑफ द टाइम यानी गुजरे हुए समय का। क्या है द पोएम क्या इलेक्वेंटली, पोएम जो है इलेक्वेंटली अर्थपूर्ण पोर्ट्रेट यानी चित्रण जो अर्थपूर्ण जो चित्रण है द नोस्टैल्जिया का, जो नोस्टैल्जिया यानी उदासी का, एंड और द सेंस यानी भाव का, ऑफ द क्या यानी इरेपेबल है, इसका मतलब साथी होता एक प्रकार का अपूर्ण कह सकते हैं, यानी अपूर्णीय है, ठीक है, लॉस कमी है। डेट द अकम्पनीज के साथ यानी जो किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको अकम्पनीज बोलते हैं। द रेमबरेंस यानी याद दिलाता है ऑफ आ लव्ड ऑफ द वन, यानी किसी यानी जो लव्ड यानी उसके प्यार को यानी किसी के लिए यानी किसी के प्यार को लिए वो क्या याद दिलाता है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ था वो उस चित्रण को लिए बताया गया साथियों। अगले देखते हैं साथियों अब हम इस पोएम की थीम क्या रही है उसको समझिए। कहें द फोटोग्राफ यानी रिवॉल्व क्या करती है, रिवॉल्व करती है, यानी रिवॉल्व से अराउंड यानी घूमती है चारों तरफ। द ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिएंट का नेचर का मतलब क्षणिक नेचर ऑफ लाइफ, यानी जीवन के क्षणिक नेचर के चारों तरफ यानी रिवॉल्व यानी क्या करती है, अराउंड करती है, यानी क्या आप फोटोग्राफ कह रहे हैं। एंड द पावर ऑफ मेमोरीज यानी शक्ति है, यानी मेमोरीज की स्मृति की शक्ति को। द पोएम, ठीक है, एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है। द केयर फ्री यानी लापरवाही डेज को ऑफ द चाइल्डहुड, बचपन के लापरवाही डेज को क्या एक्सप्लेन करती है। कैप्चर्ड करती है यानी बयान करती है, कैप्चर यानी बस में करती है। इन अ एक फोटोग्राफ में उसको क्या बस में करती है। विद साथ द इनएविटेबल का मतलब अनिवार्य है, रियलिटी यानी जो उसकी रियलिटी है, वास्तविकता है, ऑफ लॉस यानी कमी की और एजिंग की जो वास्तविकता है उसको अनिवार्य रूप से के साथ यानी एक फोटो के द्वारा यानी कैप्चर करती है। साथ ही जो अगली लाइनों में पोर्ट्रेट बताना चाह रही है, द यानी इट हाईलाइट्स यानी ये हाईलाइट्स करती है। हाउ, ठीक है, फोटोग्राफ सर्व यानी जो फोटोग्राफ है किस तरीके से सर्व करती है, उपयुक्त है, ठीक है, ऑफ द नोस्टैल्जिया उदासी के लिए एंड सारो दुख के लिए,
जैसे दे वेट यानी रिमाइंड यानी याद करती हैं अ समय ऑफ को द वर्ड क्या वंस वाज एंड इज नो लॉन्गर, यानी इज है नो लॉन्गर, यह लंबी नहीं है, ठीक है, वंस वाज थी, यानी ये थी ही किसी टाइम क्षणिक थी, मगर लेकिन ये लंबी नहीं है। इसे फोटोग्राफ को लेके यानी यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस थीम को लेके। नेक्स्ट साथियों, अब हम समझेंगे इस जो पोएम में करेक्टर का जो यूज किया गया है उनके बारे में हम समझेंगे साथियों। यानी करेक्टर स्केच, साथियों हम करेक्टर स्केच के बारे में बात कर रहे हैं आप। यानी फर्स्ट जो है पोएट्स मदर, यानी पोएट्स की माता, कह रहे हैं इन द पोएम यानी कविता में द पोएट्स मदर यानी पोएट्स की माता इज है डिपिक्टेड कर रही हैं एज अ केयरफ्री लापरवाह एंड जॉयफुल यानी आनंदित यानी यंग गर्ल को लिए, यानी यंग गर्ल यानी आनंदित प्रसन्न गर्ल यानी यंग गर्ल के लिए, और लापरवाह के जैसे यानी डिपिक्ट कर रही हैं एंजॉइंग यानी आनंद ले रही हैं आ मूवमेंट एक क्षण का, बाय द्वारा द सी ये समुद्र के द्वारा, विद साथ हर द कजिन्स अपनी जो कजिन के साथ यानी चचेरी बहन के साथ, या कजिन चचेरा भाई या सिस्टर दोनों में से यानी हर लगाया तो साथियों आप समझ जाइए कजिन सिस्टर के साथ एक समुद्र पर यानी एक मोमेंट को यानी एंजॉय कर रही हैं। दिस इमेज के कंट्रास्ट यानी कंट्रास्ट शार्पली तेजी से विद साथ द रियलिटी वास्तविकता के साथ ऑफर द एब्सेंस यानी उसकी अनुपस्थिति और एम्फेसाइजिंग यानी उसकी महत्वाकांक्षा रही है। द थीम ऑफ लॉस यानी जो खोया हुआ और जो पासिंग गुजरा हुआ समय यानी जो खोया हुआ और गुजरा हुआ समय की जो थीम रही है वो क्या एम्फेसाइजिंग कर रही है ऑब्सेंस को, उसकी एब्सेंसी की यानी रियलिटी को यानी तेजी से कंट्रास्ट करने की यानी उस इमेज में कंट्रास्ट करने की क्या कोशिश कर रही है, दिखा रही है। साथ ही जो नेक्स्ट यानी जो करेक्टर स्केच है वो है द पोएट यानी जो पोएटेस जो कवित्री हैं वो स्वयं है। द पोएट हरसेल्फ यानी स्वयं रिफ्लेक्ट संदर्भ करती हैं ऑन द फोटोग्राफ के लिए विद अ सेंस एक भाव के साथ ऑफ द नॉस्टैल्जिया यानी उदासी के एक भाव के साथ यानी एक फोटोग्राफ को क्या संदर्भित करती हैं यानी कौन पोएट यानी खुद, और एंड और सारे दुख को शिव है यानी मोर्न्स का मतलब शोक करती हैं द लॉस यानी खोए हुए ऑफ हर द यानी मदर अपनी माता के खोने का क्या यानी शोक करती हैं। एंड स्टेट अवस्था को ऑफ एट द यानी प्रोग्रेशन है जो प्रोग्रेशन की अवस्था को ऑफ द टाइम के प्रोग्रेशन की अवस्था को, और अपनी माता के खोने के शोक यानी खोने का करती हैं शोक करती हैं। हर का रिफ्लेक्शन उनके जो रिफ्लेक्शन ऐड करता है एक लेयर को एक यानी बेस को ऑफ द डेप्थ यानी गहराई को ऑफ द पोएम की गहराई को की एक लेयर को यानी क्या करता है ऐड करने यानी रिफ्लेक्शन से क्या ऐड करता है और हाईलाइट्स करता है द क्या फोटोग्राफ्स की इमोशंस को, भावना को, इम्पैक्ट को, प्रभाव को। द मेमोरी इट्स होल्ड यानी द मेमोरी इज है होल्ड्स करती है बस में कर लेती है, उसकी जो मेमोरी है उस चित्रण को लेकर क्या उसको बस में कर लेती है साथियों। नेक्स्ट साथियों यह क्या है समरी है ऑफ फोटोग्राफी, इसके आप का स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको अच्छे से समझ लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ साथियों, इसको पढ़ लीजिएगा। यह इंट्रोडक्शन है साथियों, इसको समझ लीजिए और पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा इसको साथियों। ये साथियों सब क्या है समरी है, इसको देख लीजिए।